वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम को धमकियां कहां से और कैसे मिली, दौरा मंसूख क्यों हुआ, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी हकाइक सामने ले आए। उन्होंने बताया मेहमान टीम को धमकी आमेज जाली पोस्ट भारत से जनरेट हुई। कीवीज टीम को दौरा पाकिस्तान से रोकने की धमकी एहसानुल्लाह एहसान के जाली फेसबुक अकाउंट से दी गई। एक ईमेल आईडी हमजा अफरीदी के नाम से बनाई गई। उसी आईडी से 15 मिनट बाद ईमेल की गई। Posts were circulated from a fabricated account made in the name of Ehsanullah Ehsan and XTTP JUA on social media asking New Zealand Cricket Board and government not to send the team to Pakistan as ISKP has planned to target New Zealand team. email ID के create होने के 15 मिनट के बाद ये email उसी ID को use करके ये email जो है वो भेजी गई। This email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore. न्यूजीलैंड की इतनी फौज नहीं जितनी टीम पर सिक्योरिटी के लिए लगाई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा न्यूजीलैंड टीम के जाने से पाकिस्तान को तनहा करने का तासुर गलत है। हम जिंदा कौम है, हमें तनहा नहीं किया जा सकता। एक वक्त आएगा जब दुनिया से टीम्स पाकिस्तान खेलने आएंगी। न्यूजीलैंड के दौरा मनसूखी पर कहा था अब इंग्लैंड की टीम भी नहीं आएगी। अब ऑस्ट्रेलिया को भी जाली थ्रेट ईमेल मिल जाएगी। अगर कोई ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तनहा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है, मायूसी कुफर है। एक वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी। न्यूजीलैंड वाले दिन ही मैंने ये कह दिया था कि ये लंदन की टीम भी नहीं आएगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी। हम एक जिंदा कौम है, हमें तनहा नहीं किया जा सकता, हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में खत्म हुए, उधर सफेद मातम बिछी हुई है। आप इंडिया चैनल देखें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी T20 स्क्वाड को भी घबराने का मशवरा नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दौरा मनसूखी का बेहतरीन परफॉर्मेंस से जवाब दें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने पर फोकस करें। जल्द पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होगी। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अराकीन और क्रिकेट बोर्ड के कई अहम ओहदेदारों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने करियर के मुश्किल तरीन लम्हात और वर्ल्ड कप 1992 के हवाले से अपने तजुर्बात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने पर फोकस करें। जल्द पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होगी। मुलाकात के बाद सेनेटर फैसल जावेद और मावन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि दिल में हार का खौफ नहीं रखना, हारता वही है जो हार मानता है। जो सामने टीम होती है आप उसे नहीं समझते कुछ और आप इस जज्बे के साथ उतरते हैं। तो कप्तान की क्रिकेट के अंदर सब एक अहमियत होती है, वही सारी चीज़ें करता है, टीम को लड़ाता है। तो उन्होंने कहा है कि आपने लड़ना है, पूरी मेहनत करनी है। इस टाइम जो हमारा हमसाया है उसकी बड़े सालों से ये पूरी कोशिश है कि हर सूरत पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से ऐसे इकदाम करने हैं कि पाकिस्तानियों को दुख पहुंचे, पाकिस्तान का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो। खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान समेत दीगर प्लेयर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों से बातचीत भी की और उनको दरपेश मसाइल भी सुने। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा मनसूखी की बुनियाद सिर्फ एक झूठी खबर बनी। पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई, तमाशाइयों के बगैर मैच की पेशकश की और बस के बजाय हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचाने की ऑफर भी की। हो सकता है उनके पास कोई मालूमात हो जो वक्त के साथ सामने आ जाए। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क भारत हो सकता है। मैच हो सकता है, हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ तक कहा कि आपके कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जो शायकीन हैं हम उनकी टिकटें कैंसिल कर दें, स्टेडियम खाली कर दें, लेकिन मैच होने दें। हम यहाँ तक करने को तैयार हैं कि जो आपके जो खिलाड़ी हैं उनको उनके होटल से जहाँ उन्होंने जिस ग्राउंड में जाना है हम गाड़ियों की बजाय उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर देते हैं, उनके जरिए ले जाते हैं। लेकिन
उन्होंने बावजूद उनकी हो सकता है उनके पास कोई ऐसी चीज हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो वक्त के साथ चीजें आ जाएंगी सामने। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां खित्ते के मफाद में नहीं हैं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से लड़ी। मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक है। हमें वस्त एशियाई रियासतों के साथ रवाबित के फरोग की जरूरत है। सीपैक का पहला विजन रीजनल कनेक्टिविटी है। Vision, it's very clear what CPEC is trying to achieve, which is more infrastructure, more energy and transit through Pakistan. It has now become truly a regional threat in the way that India is behaving and has a conflict with every single neighbor, which lives in a neighborhood where you've got a 7 times larger neighbor with the history that we've had with India, that lives with a neighbor that has been in turmoil for 40 years non-stop, where we've had to deal with terrorism. You know, there's so much talk about the last 20 years. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने इनकार किया तो क्या हुआ? कौमी क्रिकेट के उफक पर जगमगाएगा अब नेशनल T20 कप का मेला। नेशनल T20 का मेला कल सजेगा। रावलपिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम फिर से जगमगा उठेगा। कौमी टीम के नामवर खिलाड़ी अपनी अपनी टीम्स के साथ जलवागर होंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी के ही मैदान में T20 मैचेस करवाने का फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद करते हुए कल से मुकाबलों का आगाज हो रहा है। मुल्क की नामवर टीम्स के खिलाड़ी अब 23 सितंबर से रावलपिंडी में खेले जाने वाले कौमी T20 कप में एक्शन में दिखाई देंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी कौमी इवेंट में शरीक होंगे। पहला मरहला रावलपिंडी में होगा, बाद अज़ां फाइनल समेत मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले EVM को मुस्तरद कर रहे हैं। मुल्क में हर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है। किसी ने नहीं बताया कि इन मुतनाज़ इंतखाबात को कैसे ठीक करना है। अगले 2 साल हमारी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हैं। इलेक्शन तरक्याती फंड्स नहीं, हुकूमती कारकर्दगी से जीतेंगे। अब इससे ज़्यादा चीज़ क्या हो सकती है कि EVM मशीन्स को पोज कर रहे हैं। अब सोचिए, यानी इससे हमें क्या फायदा EVM मशीन से? कोई आज तक हर इलेक्शन मुतनाज़ा होती है। हर इलेक्शन छोड़े, सेनेट की इलेक्शन जिधर कोई 1500 वोट होती है वो भी मुतनाज़ा हो जाती है। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया जो गवर्नमेंट में आता है कि इसको अब हमने कैसे ठीक करना है। क्या हमने इसी तरह चलते रहना? क्यों बाकी दुनिया में जर्मनी वगैरह इलेक्शन क्यों वहां शोर नहीं मचता? पहली दफा अमेरिका में मैंने देखा था शोर मचा है, और वो भी क्योंकि उनका सिस्टम इतना ठीक था, एकदम खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियां करने और RTS RMS के इस्तेमाल पर उसूली इत्तफाक कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियां 2017 की मरदमशुमारी रिपोर्ट, RTS और RMS की गुज़श्ता इंतखाबात में सामने आने वाली खामियां नादरा से मिलकर दूर करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने की हिदायत करते हुए कहा कि टेक्निकल कमेटी EVM पर जायजा जल्द मुकम्मल करे। गलती और खामी से पाक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक में है। हुकूमत की जानिब से ताहाल EVM से मुतल्लिक मांगी गई चीजें फराहम नहीं की गई। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं 2018 में धांधली का नतीजा आज अवाम और मुल्क भुगत रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हम हारे, फिर भी 5 लाख वोट हमें ही मिले। कैंटोनमेंट बोर्ड में पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारी जमात को तोड़ने, कमजोर करने और धांधली के बावजूद इनको शिकस्त हुई। जबर के माहौल में जहां हर तरफ धांधली है, जहां हर तरफ धौंस है, धमकी है, ताकत का इस्तेमाल है, तारीख की बदतरीन विक्टिमाइजेशन है, चुन चुन कर हमारी जो क़यादत से लेकर, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इसाक डार साहब हों, हमजा शहबाज शरीफ साहब हों, चुन चुन कर ऊपर से लेकर नीचे तक जमात को निशाना बनाया गया। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड बल्कि तकरीबन तमाम जो हमारे बाई इलेक्शंस थे उसमें तहरीक इंसाफ को उसकी तमाम तर ताकत के बावजूद, उसकी हुकूमत के बावजूद बुरी तरह शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, चाहते हैं पार्टी को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म करें। जिस रास्ते पर चले हैं उसे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। हमारी जंग
हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, हम आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वो हमारी ये ख्वाहिश है, कोशिश है कि हम अपनी पार्टी को भी सियासी तौर पे मुनज़्ज़म करें, मुत्तहिद करें, और हम ये चाहते हैं कि दूसरी पार्टियां भी जो है वो मुनज़्ज़म हों। किसी भी जमहूरी मुआशरा जो है उसकी बुनियाद जो है वो सियासी जमातों का मुतहर्रक होना और मुनज़्ज़म होना है। इंशाअल्लाह ताला जिस रास्ते पे हम चले हैं इसको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा के छोड़ेंगे। जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की जो है वो हुक्मरानी के लिए। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। शेम ऑन सिंध हुकूमत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तजावुजात खात्मे केस के दौरान सिंध हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पूरा कराची गंद में भरा है, गटर उबल रहे हैं, जिस बिल्डिंग को हाथ लगाओ उसका बुरा हाल है, सड़कें टूटी हैं, बच्चे मरे, कुछ भी हो ये कुछ नहीं करने वाले जब तक मुतासरीन को घर नहीं देते। वज़ीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा, सिंध में सरदर्द सूरत हाल है, वर्ल्ड बैंक के कितने मंसूबे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा, वुज़रा और बाकी सब के लिए फंड्स हैं, बाकी सारे अमूर चल रहे हैं, सिर्फ अवाम के लिए पैसे नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि पैसे कहाँ खर्च करना है। जब तक मुतासरीन को घर नहीं देते वजीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं। जिन्होंने ये जमीनें अलॉट की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर सलमान तलबुद्दीन ने कहा कि ये तो 40 साल पुराना मसला है, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं। शेम ऑन सिंध हुकूमत, जिस बिल्डिंग को उठाओ उसका बुरा हाल है, सड़कें टूटे, बच्चे मरे, कुछ भी हो ये कुछ नहीं करने वाले। ये हाल सिंध हुकूमत का और यही हाल वफाकी हुकूमत का भी है। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं, सियासी झगड़े अपनी जगह मगर लोगों के काम तो करें। पूरा कराची गंद में भरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। क्या ये कराची शहर है? गैर कानूनी कब्जे और सड़कें बदहाल, कुछ नहीं कराची में, ये तो गार्बेज दिखाई देता है। शहर इस तरह चलाया जाता है, कराची में 1 इंच का भी काम नहीं हुआ। ये है सिंध हुकूमत और फिर कहते हैं पैसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नालों के अतराफ तजावुजात के खात्मे से मुतालिक ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल का वक्त दे दिया। अबूरी फैसले में कहा गया वज़ीर आला सिंध ज़ाती तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, वो मुतासरीन बहाली की रकम का बंदोबस्त करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुजरनाला तजावुजात ऑपरेशन, औरंगी टाउन और महमूदाबाद के नालों के इतराफ से तजावुजात के खात्मे और मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक मुकदमात पर समाअत की। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने अदालत को बताया कि 258 एकड़ अराजी पर मुतासरीन को मुतबादिल जमीन मख्तस कर दी है, जहाँ 6000 से जायद घर बनाए जाएंगे। सिंध हुकूमत के पास बजट की कमी है, बहरिया टाउन वाजिबात से रकम मिलेगी तो हम मंसूबे पर काम शुरू कर देंगे। बहरिया टाउन के वाजिबात सिंध हुकूमत ही के हैं। 60 अरब रुपए अगर सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर दे तो हम काम शुरू कर देते हैं। जस्टिस एजाज उल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आपने इन पैसों पर उम्मीद लगा ली, आप इस मामले को मशरूत कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। अगर बहरिया टाउन के पैसे ना आते तो फिर क्या करते? अगर जलजला या सैलाब आ जाए तो फिर क्या करेंगे? अगर कोई आफत आ जाए तो क्या 1 साल तक बजट का इंतजार करेंगे? सिंध हुकूमत का कितने अरब का बजट है? आपकी तरजीहात असल में कुछ और हैं। खरबों रुपए के बजट से आपके पास 10 अरब नहीं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो शहर पर शहर आबाद कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल का वक्त देते हुए अबूरी फैसले में कहा कि सिंध हुकूमत कहती है कि हमारे पास बहाली के पैसे नहीं। मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है। सिंध हुकूमत दस्तयाब वसाइल से बहाली का काम करे। वजीर आला सिंध ज़ाती तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए और वो मुतासरीन बहाली की रकम का बंदोबस्त भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने से मुतालिक नजरसानी की अपीलें मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को 1 माह में टावर खाली करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा ने केस से मुतालिक अपना फैसला बरकरार रखते हुए मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, अगर मेरा घर गैर कानूनी समझते हैं तो वो भी गिरा दें।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन ने नस्ला टावर नजरसानी केस की समाअत की। नस्ला टावर की जानिब से वकील मुनीर मलिक अदालत उस्मा में पेश हुए, जबकि कमिश्नर कराची भी इस मौका पर अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाजुल हसन ने मुनीर मलिक से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके दलाइल से मुतमिन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि नक्शा देखें, सर्विस लेन नस्ला टावर में शामिल है, सर्विस लेन तो वहाँ से बिल्कुल गायब कर दी गई। इस पर मुनीर मलिक ने कहा कि अदालत ने पूरे नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप नस्ला टावर को जिज़वी तौर पर गिरा सकते हैं? अगर आप जिज़वी कब्जे वाली जगह गिरा सकते हैं तो गिरा दें। अब आप बिल्डिंग बनाकर ये सारे दलाइल दे रहे हैं। मुनीर मलिक ने अपने दलाइल में कहा कि ये करेंगे तो पूरा कराची गिराना पड़ेगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए तो आपको क्या तकलीफ है फिर? मुनीर मलिक ने कहा कि मेरा और आपका घर भी इसी शहर में है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा है तो मेरा घर जब दिल चाहे गिरा दें। अगर मेरा घर गैर कानूनी समझते हैं तो वो भी गिरा दें। मुनीर मलिक ने अपने दलाइल में कहा कि वजीर आला सिंध ने एक जमाने में ये जमीन दी, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि ये मुगलों का जमाना तो नहीं, वजीर आला कुछ भी करे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने महंगाई का मलबा IMF पर डाल दिया। चीनी 90 रुपए फी किलो फरोख्त करने, आटा, घी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान करते हुए कहा भारत में पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल 123 रुपए फी लीटर है। ओगरा ने डीजल पर 10 रुपए 77 पैसे बढ़ाने का कहा था। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा हुकूमत की पॉलिसी गरीब के गिर्द घूमती है, महंगाई कम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। कोरोना के दौरान पाकिस्तान के इक़दामात को दुनिया भर में सराहा गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रवां माली साल के दौरान महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी हुई है। रवां माली साल मुआशी शरह नमू 4% तक रहने की तवक्को है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं चंद सालों में आर्मी एयर डिफेंस ने नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एयर डिफेंस बॉर्डर पर दुश्मन की हर मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंटेग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर एयर डिफेंस से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर कमांड को मरबूत बनाएगा। सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में जदीद तरीन सहूलतें फराहम की गई हैं। पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस जदीद तरीन वेपन सिस्टम से लेस है। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमुदुज़्ज़मान खान ने सरबराह पाक फौज को एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट और सेंटर के उमूर से मुतालिक ब्रीफ किया। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस की कारकर्दगी और किरदार को सराहा। आज़रबाईजान में कसीरुल मुल्की फ़ौजी मशक़ें इख्तिताम पज़ीर हो गईं। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 3 भाइयों के उन्वान से मशक़ों में पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान ने शिरकत की। मशक़ों में इंसदादी दहशतगर्दी, ख़तरात, हाइब्रिड सूरत हाल की ड्रिल्स की गईं। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशक़ों में कंबाइंड ऑपरेशंस किए गए। ISPR ने बताया कि तकरीब में आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा ज़ाकिर हसनौफ मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान से मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन ने नुमाइंदगी की। तकरीब में मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग का मुजाहरा हुआ। मशक़ों में समंदरी ऑपरेशन और फ़िज़ाई पहलू भी शामिल थे। SCO के प्लेटफॉर्म के तहत अन मिशन के उन्वान से फौजी मशकों का आगाज हो गया। रूस के इलाके एनबर्ग और डिंगर में तरबियती एरिया में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रूसी मुसल्लह अफवाज के कमांडर कर्नल जनरल एलेक्जेंडर पाउलो मेहमान खुसूसी थे। शंघाई में ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के फौजी दस्ते मशकों में शिरकत कर रहे हैं। खबरों की ब्रेक के बाद हमारे साथ वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा तालीम के मैदान में चैलेंजेस हैं, हमारा टारगेट यकसा तालीमी निसाब है। हुनर की तालीम हमारे लिए सबसे अवलीन तरजीह है। मईशत अगर चलेगी तो लोगों को मुलाजमत और खुराक मिलेगी। हम मईशत के चैलेंजेस से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ दरख्वास्त पर FIA से मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर लगा
کہ ایف آئی اے نے کوئی غفلت برتی ہے تو نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اسلم کھوکھر کی رپورٹ۔ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے طارق اسد ایڈوکیٹ جبکہ وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ خالد محمود عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے کو 17 شکایات ملی جن میں سے 13 سائٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا اگر چوری کی چیز برآمد ہو جائے تو کیا چوری ختم ہو جاتی ہے؟ جس نے ایسا مواد اپلوڈ کیا کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 13 سائٹس بلاک ہوئی تو باقی 4 کا کیا بنا؟ ایف آئی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، 2 شکایات پر انکوائری جاری ہے جبکہ ایک کیس پولیس کو بھجوایا گیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تمام شکایات پر کارروائی کی انکوائری رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ کیس کی مزید سماعت 2 نومبر کو ہوگی۔ اسلم کھوکھر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں ملت تشیع کو درپیش مسائل کے پیش نظر بزرگ شیعہ علماء کرام نے ملک گیر کانفرنس طلب کر لی۔ جامعہ امام صادق G92 میں منعقدہ کانفرنس میں ملک بھر سے جید علماء کرام نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی، علامہ شیخ محسن نجفی اور علامہ حافظ ریاض حسین نجفی کریں گے۔ کانفرنس میں مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، مرکزی رہنما شیخ علماء کونسل علامہ عارف حسین واحدی، چیئرمین آئی کے ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی، امت واحدہ کے سربراہ علامہ امین شہیدی اور علامہ سید محمد تقی نقوی سمیت معروف خطیب علامہ شہنشاہ حسین نقوی بھی شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں ملک بھر سے علماء و ذاکرین کو مدعو کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں محرم الحرام اور سفر کے جلوس، مجلس اعضاء کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ مجالس اور جلوسوں پر مختلف علاقوں میں کاٹی جانے والی ایف آئی آر سمیت قانونی و آئینی پہلوؤں پر بھی غور ہوگا۔ قومی تعلیمی نصاب کے حوالے سے ملت تشیع کے تحفظات پر بھی غور ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کانفرنس میں زائرین کربلا و نجف کو درپیش مسائل، حکومت کی زائرین پالیسی، تفتان بارڈر کی صورتحال پر بھی غور ہوگا، جبکہ ملک میں اتحاد و وحدت، یکجہتی کے فروغ اور باہمی احترام کے امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ وزیراعظم کے خلاف شہباز شریف کی درخواست پر ہرجانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کے لاہور میں قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ عدالت نے سماعت مزید کارروائی کے لیے 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ وزیراعظم کی جانب سے درخواست جمع کروائی گئی تھی۔ شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے مزاربہ اسکینڈل کے ملزم سیف الرحمان نیازی کی عبوری ضمانت خارج کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ملزم کو احاطۂ عدالت میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ نیب نے ملزم کو عدالت عظمیٰ کے باہر سے گرفتار کر لیا۔ عدالت نے ڈی جی نیب عرفان نعیم منگی کا معافی نامہ مسترد کرتے ہوئے کہا گرفتاری میں ملوث اہلکاروں کو خود معافی مانگنا ہوگی۔ سابق چیف سیکریٹری کو روکنا پولیس اہلکار کے لیے وبال جان بن گیا۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ ناکے پر سابق چیف سیکریٹری کو کیوں روکا؟ پولیس کانسٹیبل کاشف جاوید کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ 7 دن میں جواب طلب کر لیا گیا۔ سابق چیف سیکریٹری کامران رسول کی گاڑی کو 5 ستمبر شام 5 بجے ناکے پر روکا گیا۔ ایس پی ایڈمن مبشر میکن نے سابق چیف کی شکایت پر انکوائری شروع کر دی۔ نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت کی درخواست کے کیس میں سرکاری وکیل نے کیس کے سنگل بینچ کے سننے پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام کے سینکڑوں زائرین سیکیورٹی اور صحت کے اقدامات اور موقف کے مالکان کی خدمات کے درمیان بصرہ اور ذی قارت سے کربلا کی طرف مارچ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین کے علمبردار اربعین واک کرتے ہوئے ناصریہ شہر پہنچے، جہاں کے لوگوں نے حسینی جلوسوں کا پوری کوشش اور سخاوت کے ساتھ استقبال کیا۔ تمام محکموں اور اداروں کی جانب سے سیکیورٹی، سروس اور ہیلتھ الرٹ کے درمیان موقع مالکان نے زائرین کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا پوری دلجوئی سے خیال رکھا۔ صدر رجب طیب اردوان نے جنرل اسمبلی کے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 74 برسوں سے
کشمیری حق خود ارادیت کے منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن میں 193 ارکان نے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کشمیر ایک سلگتا ہوا تنازع ہے اور یہ جنوبی ایشیا میں استحکام اور امن کا ضامن بھی ہے۔ ترک صدر طیب ایردوان نے دہائیوں پرانے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ ترک صدر نے کہا 74 برسوں سے کشمیر کے مظلوم عوام اپنے حق خود ارادیت کے منتظر ہیں۔